नमस्कार, आप सबका स्वागत है। तो चलिए अक्टूबर जंक्शन के सफर पे चलते हैं। 10 अक्टूबर 2014 गोवा। दिल्ली में सरकार बदल चुकी थी। सभी बिजनेस वाले मोदी सरकार को बड़ी उम्मीद से देख रहे थे कि अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन का आना एक बहुत बड़ी उम्मीद थी। अच्छे दिन आए या नहीं, यह किसी को पता नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक मीटिंग देश के सभी बड़े बिजनेस हाउस के मालिकों से की थी। इसी मीटिंग में देश के उभरते हुए बिजनेस के लोगों को भी बुलवाया गया था। जो लोग चुने गए थे उनमें से एक सुदीप भी था। इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि अगले 5 सालों में इंडिया पूरी दुनिया में अलग छाप छोड़ेगा। प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत कैंपेन लॉन्च की, जिसमें कई फिल्म स्टार समेत बड़े बड़े लोग शामिल हुए थे। सुदीप को भी दिल्ली से इनवाइट किया गया था। वह इसमें नहीं जा पाया क्योंकि उसको बहुत सारा काम निपटाकर 10 तारीख को गोवा पहुंचना था। सुदीप चित्रा का गोवा के एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहा था। चित्रा की फ्लाइट थोड़ी लेट थी। सुदीप अपनी कंपनी के काम से इतना पक चुका था कि उसने चित्रा के आते ही अपना मोबाइल बंद कर दिया। भीड़ भाड़ सुदीप को पसंद नहीं थी और उसको कुछ लोग पहचान भी लेते थे। चित्रा के आते ही उसने चित्रा पर टॉन्ट कसते हुए पूछा, वो लड़का नहीं आया साथ में तुम्हारे? उसको तो उसी दिन शाम को भूल गई थी। तुम सुनाओ, क्या हाल है तुम्हारी गर्लफ्रेंड के? क्या नाम था उसका? सुनैना नाम था। मैं सुनैना से शादी कर रहा हूँ। इतने बोरिंग लगोगे तुम शादी के बाद, चित्रा ने कहा। 35 साल का होने पर बच्चों से खेलने के लिए बच्चे होने तो चाहिए। वैसे बात तो सही है तुम्हारी, कर लो बच्चे। अपने बच्चे को मेरे पास भेजना, उसको बिल्कुल बिगाड़ दूंगी। बच्चा तुमको बुआ बुआ बोलेगा, कितना अच्छा लगेगा, सुदीप ने कहा। और यह सुनते ही चित्रा ने उसको जोर से कोहनी मारी। एयरपोर्ट के बाहर ही कार आई हुई थी। सुदीप ने कार की चाबी चित्रा को दी। तुम पहले आ चुकी हो गोवा? हाँ, मैं हनीमून पर यहीं आई थी। पहले बता देना था, कहीं और चलते। अब किस किस चीज से पीछा छुड़ाऊंगी। कैसी चल रही है लाइफ? मेरी लाइफ एकदम हैपनिंग है। इसका मतलब है किताब आने वाली है। किताब का तो पता नहीं, लेकिन लिखकर काम अच्छा चल रहा है। कैसे? सब यहीं पूछ लोगे? अभी तो हम आए हैं, आराम आराम से बातें करते हैं। चित्रा ने एसी बंद करके गाड़ी के शीशे खोल दिए। सुदीप और चित्रा ताज में रुके थे। होटल के कमरे में जाकर चित्रा ने टीवी ऑन करके गाने चला दिए और कूद कर बिस्तर पर पसर गई। सुदीप सुबह फ्लाइट के चक्कर में नहा नहीं पाया था, सो वो नहाने चला गया। चित्रा पहले से बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। दोनों 2 साल बाद मिल रहे थे। जब तक सुदीप नहाकर निकला, चित्रा ने पूरा प्रोग्राम बना लिया था कि क्या क्या करना है और कहाँ कहाँ जाना है। सुदीप ने निकलते ही कहा, तो चलो बीच पर चलते हैं। चित्रा ने तुरंत कहा, नहीं, पहले चर्च चलेंगे। सुदीप ने अपनी शॉर्ट्स पहनकर और सफेद टी शर्ट पहनकर बाल बनाते हुए बोला, तुम्हें पता है ना, तुम बहुत फिल्मी हो। अब हूं तो हूं, कौन सा साल भर या उम्र भर तुम्हारे साथ रहना है, एक दिन की बात है। चित्रा अपने कपड़े लेकर बाथरूम में गई और चेंज करके जब वो लौटी तो सुदीप वहीं बैठा हुआ था जहां 2 मिनट पहले चित्रा लेटी हुई थी। चेंज करके आई हुई चित्रा बिल्कुल अलग दिख रही थी। उसने बस एक लंबी सी टी शर्ट पहनी हुई थी। अपने बैग से हेयर क्रीम निकालकर चित्रा ने अपने बालों पर लगाकर हाथ से ही बाल सही कर लिए। वह अपने बालों में कंघी नहीं करती थी। सुदीप ने कार की चाबी चित्रा की तरफ बढ़ाई। चित्रा ने कार की चाबी को अपने छोटे से बैग में रखा और कहा, हम कार से नहीं जा रहे, मैंने स्कूटी मंगवा ली है। यहाँ से बस 1 किलोमीटर दूर जाना है। रास्ते में सुदीप बार बार पेड़ से पत्तियां तोड़ रहा था। चित्रा उसको बार बार मना कर रही थी। जैसे वे धीरे धीरे चल रहे थे, वैसे ही उनके बीच बातें भी धीरे धीरे चल रही थी।
2 साल बाद मिलने की खुशी दोनों को थी। स्कूटी चित्रा चला रही थी। पहले दोनों चर्च गए। चित्रा ने सुदीप को थोड़ी देर वहां चुपचाप बैठने के लिए कहा। चित्रा ने एकदम मन लगाकर आंखें बंद कर ली थी, ठीक ऐसे जैसे वह सब कुछ पूरा हो जाएगा जो उसने सोच रखा है। चित्रा को मग्न देखकर सुदीप ने भी कुछ देर वहां अपना मन लगाया। चर्च से निकलने के बाद सुदीप ने बड़ा ही घटिया सा सवाल किया। क्या मांगा? इस पर चित्रा ने वही घटिया सा जवाब दिया। मैं क्यों बताऊं? सुदीप और चित्रा इसके बाद बीच पर गए। वहां जाने के बाद उन्होंने जल्दी जल्दी पीना शुरू किया। जल्दी वे इसलिए पी रहे थे ताकि नॉर्मल हो जाएं और अपना सब कुछ थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। मैं इस लाइफ टाइम में तुम्हारी किताब पढ़ूंगा या नहीं? हमें मिले हुए आज 4 साल हो गए, अभी तक तुम्हारी किताब आई नहीं। सुदीप ने पूछा। यार इतना आसान नहीं है। मैं एक राइटर के लिए घोस्ट राइटिंग कर रही थी। घोस्ट राइटिंग? वो क्या होता है? यही कि किताब मैंने लिखी लेकिन किताब पर मेरा नाम नहीं आएगा। ऐसा क्यों किया तुमने? पैसों की जरूरत थी तो मुझे बोलना चाहिए था, सुदीप ने कहा। इसके बाद चित्रा कुछ नहीं बोली। थोड़ी देर बाद सुदीप को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कहा, अच्छा सॉरी, आगे बताओ। तो अच्छी बात ये है कि जो किताब मैंने लिखी थी वो लाखों में बिक गई, इसीलिए उसके राइटर ने मुझे अगली किताब भी दे दी लिखने के लिए। लेकिन उसमें तुम्हारा नाम नहीं आएगा। हाँ वो तो है, लेकिन पैसे अच्छे हैं। एक बार पैसे सेव हो गए तो अपनी किताब भी लिख पाऊंगी। ऐसे किताब लिखने का मोटिवेशन ही नहीं आ रहा। बार बार चिंता होती रहती है कि रेंट कैसे दूं, खर्चा कैसे चलेगा। चित्रा ने बात खत्म करते हुए अपनी अगली ड्रिंक ऑर्डर की। चित्रा ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, और टीवी में सीरियल लिखने का भी काम आ रहा है मुझे। उसमें तो नाम मिलेगा ना? उसमें पैसा अच्छा है लेकिन नाम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो किसी और राइटर के नाम से आएगा। टीवी राइटर के पास इतना काम है कि वो खुद पूरा नहीं कर सकते, इसीलिए बाहर आउटसोर्स करते हैं। तुम इसीलिए लिखना चाहती थी कि तुम्हें कोई पहचाने ना? नहीं। फिर क्यों कर रही हो? बस थोड़े दिन की बात है। ऐसे वो दिन कभी नहीं आएगा। देखो मुझे ज्यादा तो पता नहीं राइटिंग का, लेकिन तुम यही करती जाओगी, दूसरों के लिए लिखती जाओगी तो खुद कब लिखोगी? तुम नहीं समझोगे। मुझे समझना भी नहीं है। मुझे बस ये पता है कि मैं किताब पर चित्रा पाठक का नाम देखना चाहता हूँ। यह बोलकर सुदीप उठकर चित्रा के पास गया। उसको कुर्सी से उठाकर जोर से गले लगा लिया। चित्रा ने सुदीप को जोर से पकड़ा और कान में धीमे से कहा, थैंक यू फॉर कमिंग। सुदीप और चित्रा वहां से उठकर सामने ही समंदर के किनारे बहुत देर तक टहलते रहे। टहलते टहलते चित्रा ने सुदीप से पूछा, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? मैं जहां बुक माई ट्रिप को देखना चाहता हूँ वहां तक ले जाने में मुझे 2 साल और लगेंगे। पता नहीं मेरे पास उतना टाइम है या नहीं। शायद मुझे हटा दें। हटा कैसे सकते हैं? कंपनी तो तुम्हारी है ना? हाँ मेरी ही कंपनी है, लेकिन मैं अपने कुछ और शेयर भी बेच चुका हूँ। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठकर फैसला लें तो मुझे हटा सकते हैं, लेकिन अभी मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। सुदीप ने समंदर के किनारे टहलते हुए चित्रा के कंधे पर हाथ रख दिया। पानी उनके पैर से छूकर लौट रहा था। इस बीच एकाएक पानी जोर से आया। इससे पहले कि वे बचने की कोशिश करते, दोनों पूरी तरह भीग चुके थे। 2 लोग जब तक एक दूसरे को ये नहीं बताते कि वे रोते किस बात पे हैं, तब तक वो करीब नहीं आते। चित्रा और सुदीप के रिश्ते की सबसे अच्छी बात शायद यही थी कि उन दोनों में किसी एक को भी प्यार जैसा नहीं लगा था एक दूसरे के साथ। वे बस एक दूसरे के लिए छुट्टी की तरह से थे, जिसका इंतजार वे साल भर करते थे। पुराना सब कुछ भूलकर नया शुरू करने की
हिम्मत एक दूसरे को देते थे। ऐसा रिश्ता हर किसी की जरूरत है। बस दिक्कत ये है कि जब कोई इतना अच्छा हमें मिलता है तो हम उसको रोकने की कोशिश करते हैं। रोकने की कोशिश में सब कुछ बह जाता है। छुट्टियां तभी तक अच्छी हैं जब तक वो मुश्किल से मिलती हैं। दो लोग जब एक दूसरे को पूरी तरह से समझ लेते हैं तो बीच की खाली जगह खोकर एक दुनिया हो जाते हैं। सुदीप चित्रा की दुनिया नहीं था, बल्कि उसकी दुनिया से दूसरी दुनिया के बीच की खाली जगह था, जिसको भरने की कोशिश करते ही वो पूरा एक दिन खो जाता था। जिस साल सुदीप चित्रा से मिलता था, उस साल के दिन 364 गिन लेता था। यूं एक दिन का गुमशुदा होना कैलेंडर को भी अच्छा लगता था। बढ़िया ही हुआ कि दोनों को अभी तक प्यार नहीं हुआ, वरना वे एक दूसरे के पते अभी तक भूल चुके होते। सुदीप ने ऐसे ही गोवा की एक शाम को डूबते हुए सूरज की ओर देखते हुए चित्रा से कहा, हमें शायद कभी मिलना ही नहीं चाहिए था। ऐसी उदास बातों पर मेरा कॉपीराइट है। चित्रा ने यह बोलकर डूबते हुए सूरज को 1 सेकंड के लिए रुकने को बोल दिया। पूरी दुनिया 1 सेकंड के लिए उस रुके सूरज में डूब गई थी। सुदीप ने अपने बैग से अपनी वही किताब निकाली और चित्रा की तरफ बढ़ा दी। चित्रा ने उस पर 10 अक्टूबर 2015 की तारीख डाल दी। लौटने पर सुदीप को सुनैना के सवालों का सामना करना पड़ा। आखिर वह फोन बंद करके कहाँ गायब था? सुदीप ने एक सस्ता सा झूठ बोल दिया कि वो घर पर कुछ इमरजेंसी आ गई थी। वह लखनऊ गया था। लखनऊ गए सुदीप को सालों बीत चुके थे। अपने घर लौटने की उसकी सारी वजह खो चुकी थी। 1 साल बाद 10 अक्टूबर 2015 मुंबई। बुक माई ट्रिप ऑफिस सुबह 9 बजे। सुदीप यादव जब रोज की तरह अपने ऑफिस पहुंचा तब उसको रिसेप्शन पर ही रोक दिया गया। अभिजात और सुनैना उसको एक कैबिन में लेकर गए। सुदीप की तरफ एक लेटर बढ़ाया गया। लेटर में कुछ ऐसा लिखा था जिसका मतलब था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और इन्वेस्टर ने मिलकर यह फैसला लिया है कि सुदीप अब इस कंपनी का सीईओ नहीं रहेगा। सुदीप की जगह अभिजात को सीईओ बनाया जा रहा था। यह मीटिंग रात के 1 बजे हुई थी। सुदीप ने लेटर को वहीं के वहीं फाड़ दिया और अभिजात की आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। अभिजात ने बोलना शुरू किया कि रात में देर हो गई थी, इसलिए उसे रात में जगाना ठीक नहीं समझा। सुदीप के होंठ फड़फड़ा रहे थे, लेकिन वह इतना गुस्सा था कि कुछ बोल नहीं पाया। सुदीप कैबिन से उठकर अपने कैबिन में जाने लगा। इतने में उसके हाथ से उसका लैपटॉप ले लिया गया। उसका कैबिन लॉक किया जा चुका था। उसको अपना सामान कैबिन से हटाने का भी टाइम नहीं दिया गया था। सुदीप के कैबिन में उसकी माँ की फोटो लगी हुई थी। सुदीप जिद पर अड़ गया कि उसे अपनी माँ की फोटो चाहिए। सुनैना के कहने पर कैबिन खोला गया। सुदीप पूरे कैबिन को एक बार ध्यान से देखने लगा। अपनी माँ की फोटो उठाई। उसके कमरे के बोर्ड पर लिखा हुआ था कि बुक माई ट्रिप अगले 2 साल में इंडिया की नंबर 1 कंपनी होगी। उस कैबिन की एक एक चीज उसने इत्मीनान से देखी। जैसे छोटे बच्चे बहुत नाराज हो जाते हैं तो अपने सबसे प्यारे खिलौने को तोड़ देते हैं, वैसे ही सुदीप नाराज था। वो कंपनी जिसको सुदीप ने बनाया था, अब उस कंपनी को सुदीप की जरूरत नहीं थी। सुनैना ने सुदीप को समझाने की कोशिश की, लेकिन सुदीप ने सुनैना की कोई बात न सुनी। वह ऑफिस से निकल गया। ऑफिस से निकलने के 5 मिनट के भीतर ही सुदीप ने एक ईमेल लिखी, जो कि जानबूझकर उसने मीडिया में लीक कर दी। डियर बोर्ड मेंबर एंड इन्वेस्टर, मैं बहुत पहले ही समझ चुका था कि आप लोगों से
कुछ भी बात करना बेकार है। मैंने बहुत पहले ही हिसाब लगा लिया था कि मेरे पास इस लाइफ में करीब 2.25 लाख घंटे हैं। मैं अपनी लाइफ का बचा हुआ समय आप लोगों की पॉलिटिक्स पर खराब नहीं करना चाहता था। हालांकि अच्छा यह रहता कि आप मुझे हटाने से पहले बता देते, लेकिन आपको वो सब इतने चुपचाप करना था, जैसे चुपचाप रात में कोई चोरी करता है। ऑल द बेस्ट। बुक माई ट्रिप इस देश की सबसे बड़ी कंपनी हो सकती थी, लेकिन का जवाब आपके पास खुद है। कायदे से आगे कभी भी कंपनी को मेरी जरूरत होगी तो मुझे आपकी कोई मदद नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं आप लोगों जैसा नहीं हूं। बुक माई ट्रिप को इस देश की नंबर 1 कंपनी बनाने में कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मदद के लिए तैयार हूं। चीयर्स। सुदीप यादव। सुदीप के इस ईमेल डालने के 1 घंटे के अंदर अंदर ही देश के हर न्यूज चैनल पर यह ईमेल था। तमाम आर्टिकल लिखे जा चुके थे। सुदीप हीरो था, लेकिन सोशल मीडिया पर कोई उसको कल्ट हीरो बोल रहा था, तो कोई क्रेजी, तो कोई इमेच्योर। उधर चित्रा ने टीवी ऑन किया तो यही न्यूज चल रही थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। हर चीज के तमाम पहलू होते हैं, लेकिन न्यूज चैनल्स पे हर बात के सिर्फ 2 ही पहलू होते हैं, एक बहुत सही और एक बहुत गलत। बीच का कुछ नहीं होता। एक न्यूज चैनल ने तो घोषणा कर दी कि बहुत ही पॉपुलर लिस्ट के 30 अंडर 30 में आने वाले सुदीप यादव का कैरियर खत्म हो चुका है। सुदीप यादव की बाइट लेने के लिए लोग खड़े थे, लेकिन सुदीप यादव की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया। सुदीप की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा थी कि उसके नाम से ट्विटर पर कम बैक सुदीप ट्रेंड करने लगा। चित्रा न्यूज चैनल पर यह सब देख रही थी। चित्रा ने सुदीप को फोन मिलाया, लेकिन सुदीप का फोन बंद आ रहा था। उसके पास उसकी सेक्रेटरी का नंबर था। चित्रा ने वो नंबर मिलाया, लेकिन उसका नंबर भी बंद आ रहा था। उधर सुदीप की कार के पीछे अभी भी रिपोर्टर्स थे। उसको समझ आ गया था कि अब वह मुंबई में नहीं रह पाएगा। ऑफिस से निकलकर वह सीधा एयरपोर्ट गया और उसने लखनऊ की पहली फ्लाइट की टिकट बुक करा ली। उसने अपने ड्राइवर का मोबाइल अपने साथ रख लिया। सिक्योरिटी चेक के बाद उसने अपने ड्राइवर के नंबर से चित्रा को फोन किया। चित्रा ने सबसे पहले पूछा, तुम ठीक हो? हाँ, मैं एकदम ठीक हूँ, लखनऊ जा रहा हूँ। मैंने कभी पूछा नहीं कौन कौन है तुम्हारे घर पे? बस पापा हैं। पापा प्रिंसिपल थे जब मैं 12th के बाद पढ़ाई बंद करके यहाँ आ गया। मम्मी बहुत पहले ही चली गई थी। मेरे पढ़ाई छोड़ने के बाद से पापा उनको रोज रोज कुछ न कुछ सुनाते थे। मम्मी बहुत रोती थी। एक दिन मम्मी सोई और उठी ही नहीं। मुझ पर भी पता नहीं किस बात की जिद थी। थोड़ा बहुत पढ़ लेता तो क्या ही फर्क पड़ता। ओह सॉरी। तुम्हें पता है, मैंने इसीलिए कभी अपना घर नहीं खरीदा। मैं इसीलिए होटल में रहता हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है घर से। मुझे लाइफ में बस एक ही मलाल है कि मम्मी जाने से पहले देख नहीं पाई कि मैं कुछ कर भी सकता हूँ। इधर कुछ दिनों से मम्मी की बहुत याद आ रही है। कमाल की बात है, वे लोग कभी घर बनाने में अपना 1 मिनट भी खराब नहीं करते, जो जब चाहे तब घर बना सकते हैं, यह जानते हुए कि यहाँ हमेशा उन्हें नहीं रहना है। ऐसे में अपना घर बनाना और घर होना दुनिया का सबसे बड़ा धोखा है। यह भ्रम ऐसा है जैसे ट्रेन की सीट को आदमी हमेशा के लिए अपना समझ लेता है। एक दिन स्टेशन आएगा और हम उतरने के बाद पीछे मुड़कर देखेंगे भी नहीं। चित्रा ने खामोशी तोड़ते हुए पूछा, पापा तो बहुत खुश होंगे कि उनका बेटा इतना बड़ा आदमी है। पता नहीं, हमारी कभी सही से बात ही नहीं होती। बस जब भी अखबार में मेरा नाम आता है, वे सारी कटिंग संभाल कर रख लेते हैं। सुदीप बोलते बोलते रुक गया।
चित्रा ने भी कुछ पूछने की जल्दबाजी नहीं की। चित्रा, हाँ बोलो। तुम आ जाओ, मैं रखता हूँ। फोन काटने के बाद चित्रा को लखनऊ के घर का एड्रेस SMS मिला। चित्रा ने अगली फ्लाइट चेक करके अपना टिकट बुक कराने की कोशिश की, लेकिन किसी भी फ्लाइट में कोई जगह नहीं थी। उसने स्टेशन जाकर लखनऊ मेल में TT को पैसे देकर सीट ले ली। चित्रा को पूरे रास्ते सुदीप की चिंता थी और 10 अक्टूबर को न मिल पाने का मलाल भी। 11 अक्टूबर 2015 लखनऊ। सुदीप के पापा को भी जर्नलिस्ट कल से फोन कर रहे थे। सुदीप के पापा ने लखनऊ के वैराम खंड गोमती नगर में अपना घर बनाया था। घर में उनका एक पुराना नौकर साथ रहता था। घर 2 फ्लोर का था और ऊपर वाले हिस्से में सुदीप के पापा रहते थे। नीचे वाला फ्लोर उन्होंने किराए पर दे रखा था। नीचे वाला फ्लोर वहीं घर के पास में TCS में काम करने वाले कुछ लड़कों ने ले रखा था। ये लड़के अपनी नौकरी से रोज बोर होते, सोचते कि उनको सुदीप यादव जैसा बिजनेसमैन बनना है। जब सुदीप ने पापा को बताया कि उसकी एक दोस्त भी आने वाली है, तो उन्होंने एक कमरा साफ करवाकर चद्दर और तकिया बदलवा कर रख दिया। इस कमरे में सुदीप की माँ की बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई थी। चित्रा ने घर पहुंचकर मुंह हाथ धोया। सुदीप अब भी सो रहा था। सुदीप के पापा छत पर अखबार पढ़ते हुए चाय पी रहे थे। टेबल पर 3 अखबार थे। चित्रा को उसके पापा ने छत पर आकर चाय पीने के लिए बुलाया। चित्रा के वहां आने के थोड़ी देर बाद सुदीप वहां आया। इकोनॉमिक टाइम्स में सुदीप के ऊपर एक अच्छा खासा लंबा आर्टिकल आया हुआ था। पापा ने पूरा आर्टिकल पढ़ने के बाद भी सुदीप से कुछ नहीं पूछा। पिछली शाम से अभी तक इन दोनों के बीच कोई बातचीत शुरू नहीं हो पाई थी। चित्रा के वहां पहुंचने के बाद भी कोई बातचीत आगे नहीं बढ़ रही थी। आखिरकार पापा ने ही बात शुरू की। दिन में क्या खाओगे तुम लोग? कुछ भी, सुदीप ने कहा। कुछ भी नहीं बनता हमारे यहाँ। बेटा, आप क्या खाएंगी? पापा ने चित्रा से पूछा। चित्रा ने पलटकर पूछा कि घर में कौन कौन सी सब्जी है। पापा ने बताया कि जो पसंद हो वो सब्जी आ जाएगी, सब्जी मंडी पास में ही है। इसके बाद चित्रा और पापा की बातें होने लगी। पापा ने बताया कि सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के मालिक जगदीश गांधी उनके दोस्त हैं, तो वहां अक्सर बच्चों की क्लास लेने जाते हैं। चित्रा ने पूछा भी कि इतने बड़े घर में वह बोर नहीं होते। पापा ने बताया कि वह वैसे ही जिंदगी काट रहे हैं जैसे कि सुदीप की माँ जिंदा हो। वह वही सीरियल देखते हैं, वही गाने सुनते हैं जो इसकी मम्मी को पसंद थे। उन्होंने वही छत पर अपना पढ़ने वाला कमरा दिखाया जहां हजारों किताबें रखी थी। अलमारी खोलकर उन्होंने एक फाइल दिखाई जहां पर वो सारे अखबार की कटिंग थी जिसमें सुदीप का नाम आया था। उन्होंने उस दिन के इकोनॉमिक टाइम्स की कटिंग भी वही फाइल में लगा दी। जब भी सुदीप को कॉलेज ना ज्वाइन करने की वजह से डांटता तो इसकी मम्मी हमेशा कहती थी, मत डांटा करो इसको, देखना एक दिन बहुत नाम रोशन करेगा। आपकी आंटी से लव मैरिज हुई थी? चित्रा ने किताबों की अलमारी से एक किताब निकालकर पूछा। हाँ, वो यादव नहीं थी। शादी के बाद भी मैंने सुदीप की मम्मी का नाम चेंज नहीं कराया। इस बीच पापा ने सुदीप की कुछ नोटबुक निकालकर चित्रा की तरफ बढ़ाई। इसकी मैथ तो अच्छी थी। बचपन में ये बच्चों की कहानियां लिखता था। चित्रा सुदीप के पुराने नोट्स पलटने लगी। सुदीप अभी भी चुपचाप बैठा हुआ था। चित्रा ने सुदीप को वही कमरे में बुलाया। तुमने बताया नहीं, तुम लिखते भी हो? वो लड़का कब का मर गया जो लिखता था। ऐसे मत बोलो। और बताओ, आगे का क्या प्लान है तुम्हारा? कुछ भी नहीं पता। फिलहाल तो 1-2 वकीलों से बात हुई है। मैं केस करूंगा। पापा अभी तक वहीं थे। वो वहां से यह कहकर निकल गए कि सब्जी लेने जा रहे हैं।
नौकर कभी अच्छी सब्जी लेकर नहीं आता। मुझे पूरे घर में छत सबसे अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि आसमान रोज बदल जाता है। जैसा वो आज है ऐसा अब कभी नहीं होगा। अब भी आसमान में देखता हूँ तो सोचता हूँ कि उस पार की दुनिया कैसी होगी, उस पार कुछ है भी या नहीं। जब मम्मी की याद आती है तो आसमान देखता हूँ। बचपन में जो कहानियां लिखता था वो भी ऐसी ही होती थी। मेरे सारे कैरेक्टर आसमान के उस तरफ के रहते थे। सुदीप यह बोलने के बाद आकर दोबारा कुर्सी पर बैठ गया। उसने नौकर को फिर से 2 कप चाय बनाने के लिए कहा। कितने दिन हो लखनऊ में? चित्रा ने अखबार में कटा हुआ हिस्सा सुदीप को दिखाकर पूछा। अभी कुछ पता नहीं, कल बहुत दिनों बाद अच्छी नींद आई। ऐसी नींद कई सालों से नहीं आई थी। सुदीप उठकर किताब वाले कमरे में गया और अपनी नोटबुक उठाकर पढ़ने लगा जिसमें उसने कहानियां लिखी थी। तुम तो इतना घोस्ट राइटिंग करती हो, कभी मेरी किताब भी पूरी कर दो। चित्रा ने उसके हाथ से नोटबुक लेकर अपने पास रख ली। कर दूंगी, तुम भी क्या याद रखोगे। अब ये बताओ, लखनऊ में कहाँ घुमा रहे हो मुझे? चलो शाम को तुमको गंजिंग करा के लाते हैं। गंजिंग? वो क्या होता है? चित्रा ने पूछा। हजरतगंज में बिना काम के घूमने को गंजिंग कहते हैं। 11 अक्टूबर 2015, लखनऊ, हजरतगंज। शाम को सुदीप अपने पापा की कार में चित्रा को लेकर हजरतगंज निकल पड़ा। सुदीप हजरतगंज बहुत दिनों बाद आया था। वहां चौराहे पर हनुमान मंदिर के पास में ही बहुत बड़ी कार की पार्किंग बन गई थी। पार्किंग में कार लगाकर सुदीप हनुमान मंदिर आया और अपने जूते उतारे बिना थोड़ी दूर से कुछ देर तक हनुमान जी की आंखों में देखता रहा। चित्रा वहीं पड़ोस में खड़ी होकर चौराहे पर आता जाता ट्रैफिक देख रही थी। इस वाले हनुमान जी की आंखें बिल्कुल असली लगती हैं। मैं पहले भी जब भी आता था तो हमेशा आंखों में देखता था। थोड़ी देर तक देखो तो लगता है कि आंखों की पुतलियां हिल रही हैं। मम्मी हमेशा डांटती थी कि मैं जूते क्यों नहीं उतारता। ऐसा क्या खास है हजरतगंज में? चित्रा ने पूछा। थोड़ी देर टहलो, अपने आप समझ आ जाएगा। यहाँ सामने मोती महल पर बास्केट चाट खिलाते हैं तुम्हें। लखनऊ गए और बास्केट चाट ना खाई तो समझिए क्या लखनऊ गए। चित्रा ने लाइफ में पहली बार बास्केट चाट खाई। चाट खाकर अभी वे थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि इतने में सुदीप को एक गोलगप्पे वाला दिखा। सुदीप ने उसे बहुत देर तक ध्यान से देखा। सुदीप ने गोलगप्पे वाले से पूछा, भैया कॉल्वेन तालुकेदार स्कूल के बाहर आप ही ठेला लगाते थे ना? गोलगप्पे वाले ने बताया कि हाँ, मैं वहीं ठेला लगाता था। सुदीप ने चित्रा को बताया कि उसके स्कूल में यही भैया चाट का ठेला लगाते थे। गोलगप्पे वाले ने पूछा, कौन हो, कौन से साल में थे स्कूल में भैया? सुदीप ने बताया कि आपने इतने लड़कों को चाट खिलाई है, आपको कहाँ याद होगा। गोलगप्पे खाते हुए सुदीप ने बताया कि यह लव लेन है। वहां फुटपाथ पर टी शर्ट से लेकर मैक्सी तक बहुत कुछ मिल रहा था। थोड़ा आगे बढ़कर सुदीप को किताब की दुकान मिली जहां से वह किताब खरीदा करता था। चलते चलते सुदीप चौराहे के पास आ पहुंचा। यहाँ पहले एक पिक्चर हॉल हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ ऑक्सफोर्ड लाइब्रेरी बन गई थी। सुदीप हजरतगंज में आते ही क्लास 12th का एक लड़का हो गया था जो घूम घूम कर अपनी बिसरी हुई यादें समेट रहा था। चित्रा उसके साथ टहलते टहलते स्कूल जाने वाली एक लड़की हो गई थी जिसको बस अब से 2 घंटे बाद जिंदगी का पहला प्यार होने वाला था। चित्रा अब तक खा खा कर पेट भर चुकी थी, लेकिन सुदीप ने फिर भी जबरदस्ती राम आसरे के यहाँ मिठाई खिला ही दी। पूरा हजरतगंज एक थीम पर ब्लैक एंड व्हाइट था। मायावती जब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी तो जो काम उन्होंने करवाए उसमें से एक यह था कि कम से कम हजरतगंज अब बहुत सुंदर लगने लगा था।
अगर सुदीप को अभी अभिजात का फोन ना आया होता तो वह करीब करीब यह भूल चुका था कि ठीक एक दिन पहले वह सब कुछ खो चुका है। अभिजात ने उसको डांटा भी कि वह कहाँ गायब है। इन्वेस्टर बहुत नाराज हैं। वे उसको कुछ वन टाइम सेटलमेंट के पैसे देना चाहते थे, लेकिन सुदीप का व्यवहार ऐसा है कि उसको कुछ नहीं मिल रहा। अभिजात ने बताया कि उसका जितना भी स्टेक था वो इन्वेस्टर ले रहे हैं। वह अब कंपनी के बारे में कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे सकता। कंपनी के जितने भी कार्ड उसके नाम से चल रहे थे वो सीज कर दिए गए हैं। कंपनी के नाम पर जो भी सुविधाएं उसे मिल रही थी वह सब कुछ ले ली गई हैं। कुल मिलाकर इसका मतलब यह था कि सुदीप के पर्सनल अकाउंट में जितने पैसे थे बस उतने ही उसके पास बचे थे। वह लखनऊ पहुंचकर वैसे ही खाली हाथ हो गया था जैसे कि कुछ साल पहले जब उसने लखनऊ से सब कुछ जीरो से शुरू किया था। अभिजात जब यह सब फोन पे बता रहा था तो सुदीप गुस्से से एक दो बार चिल्लाया भी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। चित्रा ने उसको चुप करवाने की बहुत कोशिश की। लौटते हुए सुदीप ने चित्रा से कोई बात न की। घर लौटकर वह अपने आप को कमरे में बंद करके बैठ गया। डिनर पर चित्रा सुदीप के पापा के साथ बैठी थी और उसने जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ सुदीप के पापा को बताया। पापा ने जानबूझकर सुदीप से कुछ नहीं कहा, बस अपने सोने जाने से पहले सुदीप के कमरे में नीचे पर्ची सरका दी। पर्ची में बस इतना लिखा था, खाना फ्रिज में रखा है, अगर मन करे तो खा लेना। चित्रा दूसरे कमरे में आ गई। उसने सुदीप के कमरे में जाना सही न समझा। वह सुदीप की नोटबुक खोलकर पढ़ ही रही थी कि इतने में सुदीप के पापा चित्रा के कमरे में आए और बोले, जब तक ये थोड़ा नॉर्मल नहीं हो जाता आप यहीं रुक जाओ बेटा, ये इतना जिद्दी है कि मुझसे कुछ बोलेगा नहीं। चित्रा ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वो बोली, आप परेशान ना हो अंकल, सब ठीक हो जाएगा। चित्रा अभी सुदीप की लिखी हुई कहानी खत्म ही कर रही थी। इतने में उसे किचन से कुछ आवाज आई। वह उठ कर गई। सुदीप फ्रिज से खाना निकालकर खाना गर्म कर रहा था। तुम ठीक हो? सुदीप ने कोई जवाब न दिया। चित्रा ने दोबारा पूछा, सुदीप तुम ठीक हो? सुदीप ने अब भी कोई जवाब नहीं दिया। उसने बड़े ही आराम से खाना अपनी प्लेट में रखा और खाने लगा। चित्रा वहीं डाइनिंग टेबल के पास बैठ गई। खाना खाने के बाद सुदीप उठकर अपने कमरे में जाने लगा और जाने से पहले कहा, चित्रा सॉरी, आज कुछ भी बोलने का मन नहीं कर रहा, सुबह बात करते हैं। सुदीप अपने कमरे में जाकर कुर्सी पर बैठ गया। चित्रा जानबूझकर उसके कमरे में गई और सुदीप को बहुत जोर से गले लगा लिया। चित्रा के गले लगाते ही जैसे सुदीप के अंदर का सारा गुस्सा पिघल कर आंसू हो गया। वह बहुत जोर से चिल्ला रहा था जैसे कोई मर गया हो। दूसरे कमरे में पापा को भी नींद नहीं आ रही थी, लेकिन वह उठकर सुदीप के पास नहीं आए। चित्रा ने कुछ नहीं कहा, बस सुदीप को गले से लगाए बैठी रही। दोनों कब सो गए, न चित्रा को याद था न सुदीप को। सुबह उठकर चित्रा छत पर गई। अखबार में सुदीप के बारे में वही खबर थी जो कि एक दिन पहले अभिजात ने दी थी। सुदीप ने अपना ट्विटर का अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया। यह खबर भी चित्रा को अखबार से मिली थी। अभी तक घर के नीचे रहने वाले लड़कों को भी खबर लग चुकी थी कि सुदीप आया हुआ है। उसमें से एक लड़का सुदीप से मिलने घर भी आया, लेकिन पापा ने उसको भगा दिया। चित्रा ने सुदीप के पापा का नंबर लिया और अपना नंबर सुदीप के पापा को दिया। सुदीप के उठने से पहले वह दिल्ली के लिए निकल गई। सुदीप के पापा ने रोकने की कोशिश भी की, लेकिन चित्रा रुकी नहीं। चित्रा का यूं अचानक चले जाना सुदीप के पापा को थोड़ा सा खटका। सुदीप को थोड़ा समय अकेलापन चाहिए था। चित्रा उसमें कोई खलल नहीं डालना चाहती थी। चित्रा सुदीप को इतनी अच्छी तरह समझती थी
कि वह और रुककर उसकी परेशानी बढ़ाना नहीं चाहती थी। कई बार थोड़ी देर के लिए चले जाना बहुत देर के लिए लौट आने की तैयारी के लिए बहुत जरूरी होता है। चले जाने से पैदा हुई एक खाली जगह में एक नई दुनिया बनकर लौट आने की गुंजाइश होती है। ऐसे रिश्ते जो खाली जगह को सहेज कर नहीं रख पाते, वो तालाब के पानी जैसे बासी हो जाते हैं। कुछ रिश्तों को ऐसे ही छूना चाहिए जैसे ठंड में घास पर जमी ओस की बूंद को नंगे पांव छूते हैं। रोज सुबह बूंद नई हो जाती है और बूंद को छूकर पांव पुराने नहीं रहते। एक बूंद ओस, आंसू, नदी, समंदर और बरसात में ढलती हुई एक साल हो जाती है। हमारे साथ कहानी में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।